हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस के एमसीक्यू क्लास में भारत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाएगा चैप्टर 8, 9 और 10, इन सभी के एमसीक्यूज देखेंगे। चैप्टर 8 है फूलों से जान पहचान, यानी कि फूल के बारे में हम लोग जान पहचान करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि कम समय में सभी क्वेश्चन, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर दिया जाए। फूलों से जान पहचान, फूलों में कहता है फूल का नर भाग है। तो फूल का नर भाग यानी कि फूल में दो भाग होते हैं, एक स्त्री केसर, एक पुंकेसर। नर भाग पुंकेसर होता है जो वो स्त्री केसर होता है। पुंकेसर क्या होता है? स्त्री केसर। 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, पुंकेसर। जबकि पंखुड़ी, अंकुरी, पंखुड़ी और स्त्री केसर ये सभी स्त्री जनन का भाग है। फूल का मादा भाग होता है, स्त्री केसर नहीं होगा। स्त्री केसर, अंकुर और पंखुड़, स्त्री केसर। फूल का मादा भाग स्त्री केसर जो होता है, फूल का क्या होता है? मादा भाग। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, ऐसा फूल जिसमें केवल पुंकेसर होता है, स्त्री केसर नहीं होता, कहलाता है वो एक लिंगी फूल कहलाता है। जिसमें केवल एक ही लिंग होगा वो एक लिंगी कहलाता है। क्या कहता है? पुंकेसर होता है वो स्त्री केसर नहीं होता है, क्या कहलाता है? नर फूल, मादा फूल, अलिंगी फूल। अलिंगी बोल सकते हैं, ठीक है, अलिंगी या एक लिंगी भी बोल सकते हैं। इसको जनरली क्या बोला जाता है? एक लिंगी फूल बोला जाता है। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्राप्त होता है, उसको द्विलिंगी कहते हैं। एक लिंगी ने उन्हें द्विलिंगी कहा जाता है, क्योंकि दोनों पाया जाता है उसके अंदर। पूर्ण फूल कितने भागों में होता है? जो पूरी फूल होता है वो लगभग 4 भागों में वो बटा हुआ होता है। कितने भागों में? 4 भागों में बटा होता है। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में। 9 नंबर चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है। जंतुओं की गति, जंतुओं में गति, अलग अलग प्रकार की गति होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। शरीर के किस भाग में मेरुदंड पाया जाता है? मेरुदंड शरीर के किस भाग में पाया जाता है? शरीर के गर्दन के पीछे जो भाग होता है, यानी कि ये हमारे शरीर के पीछे जो ये वाला भाग होता है, इसमें मेरुदंड पता है, जिसे बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर मेरुदंड पाया जाता है। तो गर्दन के पीछे, याद रखिए, आँख इधर रहता है और इधर क्या होता है? गर्दन रहता है। तो गर्दन के पीछे क्या पाया जाता है? मेरुदंड पाया जाता है। हमारा मेरुदंड में कितनी अस्थियों का बना होता है? हमारे मेरुदंड कितनी अस्थियों का बना होता है? जनरली ये 33 बोला जाता है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये 35 होता है। कई सारे जुड़ करके, 2 जुड़ के एक एक बनने का काम करता है। जब कोई बच्चा होता है तो बच्चा में क्या होता है कि छोटे 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 करके कई होता है। L1, L2, L3, L5, C1, C2, C3, C5, इस प्रकार से इसका नाम दिया जाता है। तो जब बड़े हो जाते हैं तो इसलिए हम उसको 33 गिनते हैं। कितने होते हैं? 33। हमारे मेरुदंड में कितनी अस्थियों का बना होता है? 33 अस्थियों का बना होता है। याद रखिएगा, मेरुदंड सेंट्रल नर्वस CNS के अंतर्गत आता है। प्रत्येक श्रेणी अस्थि कितने अस्थियों में बना होता है? प्रत्येक श्रेणी अस्थि कितने अस्थियों से बना होता है? प्रत्येक श्रेणी अस्थि जो लगभग होता है 3 अस्थियों से बना होता है। कितने अस्थियों से? 3 अस्थियों से। 4 नहीं, 3 अस्थियों से बना होता है। वह स्थान जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ती है, 2 या 2 से अधिक जुड़ती है, जैसे ये देखिए, ये अस्थि और ये अस्थि एक दूसरे से क्या होगा? जुड़ने का काम करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संधि। मिलन को क्या कहते हैं? संधि जगह करता है। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं? संधि कर रहे हैं। अस्थि संधि कितने प्रकार के होते हैं? अस्थि और संधि ये 2 प्रकार के होते हैं। टेंडन एंड लिगामेंट। एक टेंडन होता है, एक को लिगामेंट बोलते हैं। अस्थि संधि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक टेंडन, एक लिगामेंट। इनमें कौन सी संधि दरवाजे में लगे कब्जे की तरह कार्य करता है? दरवाजे में एक कब्जा जैसा लगता है, उस प्रकार से काम करता है। उसको हिंज बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज। ए नंबर बिल्कुल सही है, हिंज संधि कहते हैं। इनमें से कौन सा नम मिट्टी में पाया जाता है? नम मिट्टी में पाए जाने वाला कौन है? कवच, तिलचट्टा, दोनों या केचुआ? केचुआ। नम मिट्टी में कौन पाया जाएगा? केचुआ पाया जाता है। किसका पैर नहीं होता है? किसका पैर नहीं होता है? सर्प, सांप के पैर नहीं होते हैं। कौन पूरे शरीर को सहारा देने का काम करता है? हमारे शरीर को पूरा सहारा कौन देता है? कंकाल तंत्र। कौन देता है? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जिसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं। इनमें से कौन सदा विरोधी जोड़े या विरोधी युगल के रूप में कार्य करता है? विरोधी जोड़े या विरोधी युगल के रूप में करता है। पेशियां हमारे विरोधी युगल या विरोधी जोड़े के रूप में कार्य करते हैं। याद रखिए, हमारे पेशी 2 ही एक्शन कर सकता है। वो कौन कौन सा है वो आप बता सकते हैं? हमारे पेशी 2 एक्शन पे कार्य करता है।
कोई भी जो पेशी होता है उसे बस खींचने का काम करता है। कोई पेशी सिर्फ खींच सकता है, क्या करता है, सिर्फ खींच सकता है, वो धक्का देने का काम नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जब भी पेशी सिकुड़ेगा, एक को बात, जब कोई पेशी सिकुड़ेगा यानी कि ये आपस में नज़दीक आएगा तो क्या होता है, एकदम देखते हैं ना, सिकुड़ता है तो कठोर होता है। जैसे हम अपने हाथ के बॉडी को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखो मेरा कितना बॉडी है, तो उसको छू के देखते हैं टाइट होता है। तो जब भी सिकुड़ता है वो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है। ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ अलग अलग प्रकार के संधि के बारे में। एक संधि होता है धुराग्र संधि, जिसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा, पाइवोट ज्वाइंट, PIVOT, पाइवोट ज्वाइंट। अलग अलग प्रकार ज्वाइंट का अलग अलग नाम होता है। पाइवोट ज्वाइंट क्या करता है, ये गति ना करें, ये ऐसा संधि होता है, ये गति नहीं कर सकता है, ये मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिलता है। इसलिए सॉरी, गर्दन के ऊपर के जो सिर होता है ना, उसे पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं, जो आराम से 180 डिग्री तक घूम जाता है। पाइवोट ज्वाइंट क्या होता है, 180 डिग्री घूम जाता है। ये हमारा गर्दन है और यहाँ पे तो ये वाला जो स्थिति देखते हैं कि ये हमारा पाइवोट ज्वाइंट होता है, यहाँ पे पाइवोट ज्वाइंट स्थित होता है। तो याद रखिएगा, पाइवोट ज्वाइंट का एक उदाहरण क्या है, गर्दन के ऊपर। और एक होता है फिक्स ज्वाइंट। फिक्स ज्वाइंट ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाता। फिक्स ज्वाइंट क्या होता है, अपना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाता, इसलिए ये इसको बोलते हैं गति नहीं करने वाला संधि। फिक्स ज्वाइंट को क्या कहते हैं, ऐसा संधि जो गति नहीं करता है। जैसे कि जबड़ा, हमारे मुंह में जो जबड़ा होता है, ये जो जबड़ा, नीचे की जबड़ा और ऊपर की जबड़ा जो देखते हैं आप लोग, तो ये जबड़ा ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता है, अप डाउन ही सिर्फ कर सकता है, ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या कहता है, अचल संधि हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। चलिए और एक ज्वाइंट के बारे में जानते हैं, होता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, जैसे हमारा कंधा का देखिए, ये क्या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। एक इस प्रकार से रहता है, एक सेकंड, इस प्रकार से कप टाइप में रहेगा और इसके अंदर बॉल टाइप में से हाथ लगा हुआ है हमारे कंधा में। अब ये क्या होता है, ये चारों तरफ घूमने का काम करता है, इसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कूल्हे का हड्डी को, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक आता है हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट, HINGE, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, कोहनी और घुटने की संधि को, जो कोहनी होता है और घुटना होता है, इस संधि को क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। कोहनी और घुटने की संधि को हिंज ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ आगे पढ़िए। किनका सिर एवं पूछ, सिर एवं पूछ शरीर के बीच के भाग से पतला होता है। तो सिर एवं पूछ मछली शरीर के बीच के भाग से ही क्या होता है, पतला होते चला जाता है। मेरुदंड में लगभग 100 से 400 तक कशेरुक पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है, मेरुदंड में किसमें पाया जाता है, यह सर्प में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सर्प में, सांप के अंदर। घोंगा में किससे गति होता है, जो घोंगा होता है उसमें किस प्रकार से गति होता है, उसमें पेशीय पाद गति देखते हैं। क्या होता है, पेशीय पाद गति के द्वारा वो आगे बढ़ने का काम करता है। हमारे खोपड़ी तथा गले की अस्थि, खोपड़ी जो और गले की अस्थि के बीच संधि को क्या कहते हैं, खोपड़ी और गले के बीच क्या करते हैं, अभी जस्ट मतलब पाइवोट ज्वाइंट, जस्ट जिसको धुराग्री संधि बोलते हैं हिंदी में। हमारे कंकाल तंत्र के कशेरुक एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाते हैं, जो कंकाल तंत्र का अलग अलग कशेरुक होता है, दूसरे से जुड़कर क्या बनाता है, मेरुदंड बनाने का काम करता है। 6 नंबर, हमारे शरीर में कितने मुख्य अंग तंत्र हैं, हमारे शरीर में कितने मुख्य अंग तंत्र है, सेंस ऑर्गन्स 5 है। सेंस ऑर्गन्स कितना, मुख्य अंग 5, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अगर ये नहीं रहे तो किसी भी आदमी को बहुत बुरा स्थिति हो जाएगा, आँख से देखते हैं। चलिए आगे जान रहे हैं, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। अगर ये भी बताना पड़ा तब बच्चे हैं। जिस क्रिया द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अवशोषण, शरीर के अलग अलग कोशिका के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, स्वांगीकरण या अवशोषण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, अवशोषण के नाम से जानते हैं। सजीवों को किसका आवश्यकता होती है, जो सजीव होता है उसको किसकी आवश्यकता होती है, तो सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो ATP के रूप में निर्माण करता है, हमारे भोजन को तोड़ता है। नाक और गुहा एक पट्टी द्वारा कितने भागों में बटी होती है, नाक और गुहा एक पट्टी द्वारा 2 भागों में बटी है, कितने, 2 भागों में बटी हुई है। नाक की गुहा एक पट्टी द्वारा कितने भागों में बटी होती है एवं प्रत्येक भाग में कितने भागों में बटी, 2, प्रत्येक भाग में एक छिद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जो प्रत्येक भाग में छिद्र होता है उसे नसिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नसिका छिद्र कहते हैं। श्वासोच्छ्वास किसका एक विशेष प्रक्रम है,
श्वासोच्छ्वास किसका एक विशेष प्रक्रम है? ये जो है श्वसन का एक विशेष प्रक्रम है। किसका? श्वसन का एक विशेष क्रिया है। सामान्य मनुष्य की हृदय गति 1 मिनट में 70 से 72 बार, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका हृदय गति 70 से 72 बार धड़क जाता है। हृदय के ऊपर के भाग को क्या कहता है? जो हृदय होता है सबसे ऊपरी भाग को क्या कहता है? आलिंद कहा जाता है। जब हमारा हृदय इस प्रकार से बटा हुआ है, ये पूरा दिल ने मान लीजिएगा इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ है। ऊपर का 2 आलिंद होता है, दायां आलिंद बायां आलिंद, और नीचे क्या होता है? निलय होता है। नीचे क्या होता है? निलय होता है, जो हमारे खून को प्योर करने में, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड, यहाँ से ऑक्सीजन क्या था हमारे बॉडी में चला जाता है। ये याद रखिएगा, धमनी के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, और सीरा के द्वारा हमारे शरीर से, यहाँ से धमनी के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? बॉडी में, और सीरा के द्वारा ऑक्सीजन यानी कि गंदा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन कहाँ आएगा? हमारे शरीर में आएगा, हमारे हृदय में आता है। सीरा के द्वारा हृदय में, और धमनी के द्वारा शरीर में, याद रखिएगा। और हृदय जो धड़कता है, हृदय कब आराम करता है? याद रखिएगा, हृदय कब आराम करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 धड़कनों के बीच में जो समय मिलता है उसी बीच में हृदय आराम करता है, बाकी हृदय आराम नहीं करता है। अगर पता चला कर गया हृदय आराम, रेस्ट कर लिया आधा घंटा, बस गया आदमी, हाँ कर जाएगा। शरीर की सारी अस्थियां मिलकर एक तंत्र बनाती है, जिसे क्या? सभी अस्थि मिलकर एक तंत्र बनाता है, जिसे कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहा जाता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दायां जो होता है बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे हृदय होता है। ये देखिए, ये 2 फेफड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है? एक नोच होता है। इसके कारण से यहाँ पे हमारा हृदय होता है। यहाँ पे जो हृदय होता है, तो ये फेफड़ा क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए दायां फेफड़ा क्या होता है? थोड़ा सा छोटा, और बायां क्या होता है? बड़ा होता है। बायां के पास हृदय नहीं होता है, दायां के पास हृदय होता है। अपना लेफ्ट हैंड अपना हार्ट पे रखिए, तो लेफ्ट साइड जो होगा वो छोटा हो जाएगा, और राइट साइड क्या होता है? बड़ा होता है। वयस्क और इसको जो बोलते हैं, इसको कार्डियक नोच भी बोलते हैं हम लोग, कार्डियक नोच या हृदय नोच भी बोलते हैं। वयस्क मनुष्य के कंकाल या कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती है? वयस्क मनुष्य में कितना? लगभग 206। कितना होता है? 206। अब बड़ों में 300। याद रखिएगा, हृदय जो होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्या होता है? हमारे फेफड़ों में जो होता है, जो फेफड़ा होता है, इसमें क्या होता है? कुपिका होता है। इस प्रकार से कुपिका, और कई लाखों 10 लाख के श्रेणी में रहता है। ये जो इसके अंदर कुपिका आपको अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कुपिका फूल जैसा संरचना होता है। इसी कुपिका में एक लेयर रहता है। इसी लेयर में क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान इस यहीं पे किया जाता है, कुपिका के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, पुरुषों में प्रमुख जनन अंग कितने जोड़ी विरेचन होते हैं? कितने जोड़ी विरेचन होते हैं? ये 1 जोड़ी विरेचन होता है। हमारे शरीर के भीतर का कठोर ढांचा किससे बना होता है? शरीर के अंदर का जो कठोर ढांचा है वो किससे बना होता है? कंकाल तंत्र से बना होता है। कौन से उत्सर्जी पदार्थों को रक्त से अलग करके मूत्र में बदला जाता है? तो वृक्क के द्वारा। रक्त से अलग करके कहते मूत्र में बदला जाता है। वृक्क में यूरिया को अलग कर दिया जाता है। मूत्र में यूरिया का कितना % होता है? ये आप कमेंट करके बताइए। तो टॉयलेट में यूरिया का कितना % होता है? और कभी भी टॉयलेट करते हैं तो ये महकता क्यों है आपको बता दें। जब हम टॉयलेट करते हैं, ये बाहरी वातावरण से अमोनिया से क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, अमोनाइड बना देता है, जिसके कारण से ये बदबू करना चालू कर देता है। श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? नाक, दिमाग तो नहीं, फेफड़ा सबसे मजबूत अंग, क्योंकि फेफड़ा में ही कुपिका होता है, और उसी कुपिका के द्वारा श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी एक्सचेंज होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी बात और जान लेंगे अलग अलग जीवों के बारे में। एक होता है तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो शरीर का होता है कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। तिलचट्टा का बाहरी शरीर कठोर बाह्य कंकाल का ढका होता है। वहीं पक्षी देखते हैं हम लोग, पक्षी। ये जो पक्षी होता है, पक्षी का जो अस्थि होता है, इसमें कोष्ठक होता है, यानी कि पक्षी के हड्डियों में क्या होता है? होल होता है। इस प्रकार से
होल होता है, पक्षी का हड्डी के अंदर में कुछ नहीं होता है, खाली रहता है, जिसके कारण से इसका वो वेट क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और उड़ने में इसको मदद करता है। लेकिन पक्षियों के जो पंख होते हैं, आपको इसके बारे में जानना होता है, ये इनका अग्रपाद होता है, यानी कि आगे का पैर होता है, जो आगे चलकर बदल कर क्या पक्षी का पंख के रूप में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है सजीव और निर्जीव। 10 नंबर में सजीव और निर्जीव, आपको पता है कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन होता है, इसके लिए तो आप लोग को मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगा। हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वस्तुओं और उनके विशेष गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2, सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सभी निर्जीव का सबसे छोटा कण कौन होता है? सभी निर्जीव और सजीव सबसे छोटा कण कौन होता है? अणु सबसे छोटा कण होता है, और कई सारे अणुओं से मिलकर क्या बनता है? परमाणु। इनमें से किसमें प्रचलन का गुण है? इनमें से किसमें प्रचलन का गुण है? साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, इनमें सभी प्रचलन। मान लीजिए हमको लगता है ये कहने का बात ये कर रहा है कि इनमें से कौन सभी में नॉन लिविंग थिंग का गुण है, तो साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी सभी नॉन लिविंग थिंग है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रचलन। अच्छा माफ कीजिएगा, सही बोला, प्रचलन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के बारे में बात कर रहा है, इसलिए साइकिल, मोटरसाइकिल सभी से एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रचलन कहते हैं। पौधों के बीज में पहले क्या होता है? पौधे के बीज में सबसे पहले अंकुरित होता है। पौधा का बीज सबसे पहले क्या होता है? अंकुरित। यदि फिटकरी के संतृप्त घोल में फिटकरी की क्रिस्टल लटका दे तो उसके आकार में कैसे वृद्धि होती है? उसके आकार में कैसा वृद्धि होगा? तो उसके आकार में जो होता है धीरे धीरे करके, यानी स्लोली करके वृद्धि होता है। 7 नंबर, प्रत्येक सजीव को अपने शरीर में होने वाले जैविक प्रक्रियाओं के लिए क्या आवश्यक होता है? जैविक प्रक्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है? ऊर्जा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता क्या होगा? ऊर्जा, चाहे वो किसी चीज़ से मिले। इनमें से कौन सजीव श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? सजीव श्रेणी पेड़ पौधा सजीव श्रेणी या जीव जंतु सजीव श्रेणी, दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन से पहले सजीवों के ही अंश थे परंतु अब वे निर्जीवों के अंश हो गए? तो पहले सजीव का निर्जीव का ऊन, चमड़ा, खाल, ये सभी देखिए ऊन किसी जानवर पर लगा रहेगा तो सजीव का अंग हो गया। चमड़ा जानवर पर रहता है, सजीव का। खाद्य तेल पेड़ पौधा में से हम निकालते हैं, पेड़ पौधा सजीव होता है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है जब हम इसको काट लेते हैं। तो क्या होगा? इनमें सभी। कौन सी क्रिया द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं? तो जनन क्रिया के द्वारा सजीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन के द्वारा। कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? कौन से? जनन, उत्सर्जन, प्रचलन, पोषण। पोषण से ऊर्जा प्राप्त होगा। किससे होगा? पोषण से। इनमें से कौन सजीव नहीं है? बालक, मोटर गाड़ी, ऊंट, गुलाब का पौधा। मोटर गाड़ी सजीव नहीं है, वो निर्जीव है। सजीव की संरचनात्मक इकाई कौन है? उत्तक, अंगतंत्र, कोशिका, अंग। सजीव की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी 70वीं बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर कोशिका होगा। किसके द्वारा सजीव अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति देता है? अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कैसे? जनन क्रिया के द्वारा। सजीव वातावरण में मौजूद बाह्य उद्दीपनों जैसे ताप, ध्वनि, प्रकाश के प्रति क्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया, उत्सर्जन, जनन, भोजन। प्रतिक्रिया करते हैं, सबके प्रति प्रतिक्रिया करता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये आज आप लोगों का चैप्टर 10 ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगता है तो आप इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये क्लास आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, और किसी भी एग्ज़ाम में आप देख रहे हैं एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।